This conference will now be recorded. लास्ट में कौन साइन किया? प्रेम कुमार चौधरी। कौन साइन किया? तुम? हाँ, तुम नाम लिखा एक घर में, साइन किया दूसरा घर में। देखो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? शिवानी, Yes, sir. Yes, Isha, sir. Sumanjali. Okay, good evening Hello, to sir. all. Hello, sir. Hello. Good Good evening, evening, sir. all of you. Good evening. Are you Good getting evening, my sir. voice clearly? Are you getting my voice clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Uh, we have already completed part one book. Book one हम लोग तो complete कर लिए. So today we will start the part two, and the main part is taxation, GST, TDS, and payroll. We have left. So today we will start the GST. Okay. So you people know that GST. What is the full form of GST? GST का full form है Goods and Services Tax. अभी हम लोगों का प्रैक्टिकल फील्ड में तो पूरा GST चलता है ना. So I will show you some slides for the GST presentation. So हम लोग तो GST में कैसे बिल बनाना है, कैसे परचेज बिल, कैसे सेल्स बिल बनाएंगे, वो सब चीज सीखेंगे. और प्रैक्टिकली तुम लोग जब जॉब करने जाओगे, तुम लोगों का ऑफिस में यू हैव टू मेक योर परचेज एंड सेल्स बिल्स विद जीएसटी दे के बिल बनाना ही हम लोगों को मेन काम होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में जीएसटी से बनता है. राइट. तो शिवाली, सुमंजलि, बात समझ में आ रहा है? तो ये जीएसटी. Yes, sir. बोलो. Yes, yes. सर वो पूछना था कि कैश परचेज या सेल करेंगे तो क्या पेमेंट और रिसीव वाउचर में कर सकते हैं? नहीं करेंगे. क्यों फालतू झमेला करने से क्या फायदा है? कैश सेल्स व कैश परचेज करेंगे तो परचेज में जाएंगे, पार्टी का नाम का जगह में कैश कर देंगे डायरेक्ट. दैट इज कॉल्ड द कैश इनवॉइस. और सेल्स करने का टाइम में पार्टी का नाम का जगह में कैश कर देंगे. दैट इज कॉल्ड द कैश इनवॉइस. ये असुविधा क्या करना এখানে চলে আসো. থ্যাংক ইউ স্যার. জ্যাকেটটা খুলে বলো, কারণ পাখাটা চালালে ওটা ভাইব্রেট করছিল. তোমার ওখানে অসুবিধা হলে এখানে চলে আসতে পারো, চেয়ার নিয়ে চলে আসো.
तो आज हम लोग जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग नोट्स लिखने के लिए कॉपी निकाल लो। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तुम लोगों का पार्ट 2 का जो बुक्स है, वो बुक्स में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, तो उसका अंदर से भी तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो। और मेरा पास कुछ पीपीटी है, वो दिखा रहा है, बाद में तुम लोगों का ग्रुप्स में भी वो छोड़ देंगे, तुम लोग उसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। ये हम लोगों का जीएसटी स्टार्ट हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था फर्स्ट। ये वाला क्या है? टीडीएस है ना? जीएसटी का प्रेजेंटेशन कहाँ चला गया? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा पेन ड्राइव लगा के देख लेते एक बार।
तो ये 3-4 प्रेजेंटेशन है जो तुम लोगों को दिखा रहा है। तो ये जो बिजनेस ओवरव्यू के लिए इफेक्टेड हुआ, जीएसटी आने के बाद ऑल ओवर इंडिया में जितना टैक्सेस था सब एब्सोल्यूट हो गया। तो अभी जीएसटी चल रहा है। तो इसका पहले हम लोगों का टैक्स का, एक्चुअली जीएसटी तो टैक्स का पार्ट है। टैक्स हम लोग टैक्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी सीखने से पहले व्हाट इज टैक्स? टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट चालू करता है और उसका रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब का माफिक हम लोगों को चलना पड़ता है। बिकॉज वाई government implement tax to collect the revenue from the public. गवर्नमेंट को अर्निंग का तो कुछ सोर्स होना चाहिए, तो टैक्स इज द बेस्ट अर्निंग सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो टैक्स को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को जमा करते हैं, लाइक वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब डायरेक्टली हम लोग देते हैं। हम लोगों का घर का जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब डायरेक्टली टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का अंदर बहुत सारा जो टैक्सेस है, इसका अंदर जीएसटी इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट शिवानी? এই লেখাটা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না, যেটা আমরা ইম্পর্টেন্ট হবে এটা বড় করে দেবো, ঠিক আছে? কারণ এটা আমার পক্ষে বড় করা সম্ভব হবে না, এই কারণে বড় করতে গেলে কেটে বেরিয়ে যাবে। दरकार पड़ले अभी जेटा इंपॉर्टेंट स्लाइड है मैं पाठिए देवो, देखे नेबे। अभी इसको बड़ा करने जाएंगे तो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर इस जगह को छोटा कर दिया। तो मैं इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, देखो आप समझ में आ रहा है? आधा चीज काट के बाहर चला जाएगा, तुम कुछ देख ही नहीं पाओगे। तो बाद में तुम लोगों को दे देंगे, वो वाला तुम लोग एक बार देख लेना। तो ये है मेन चीज जो हम लोगों का जीएसटी के अंदर आ रहा है। तो जीएसटी का जो मेन पार्ट है, हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट है। जीएसटी का जो हम लोगों का मेन सोर्स है, तो ये टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जीएसटी बट टैक्स को इंप्लीमेंट करता है। और ये जीएसटी कौन सा टैक्स का अंदर आ रहा है, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टैक्स का अंदर। और इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो जीएसटी का प्रॉपर्टीज को लोग सेट किया, जैसे परचेस करने का टाइम में हम लोगों को कोई टैक्स देंगे तो उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, और सेल्स करने का टाइम में हम लोग कोई टैक्स देंगे तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स इज माय करंट एसेट्स। व्हाई? बिकॉज इनपुट टैक्स मेरा करंट एसेट, इसलिए इनपुट टैक्स मेरा परचेस करने का टाइम में जो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स का पैसा हमको गवर्नमेंट रिफंड करेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड current assets, because it is my assets, because value will be returned by the government। and sales करने का टाइम में जो टैक्स लग रहा है, that is my liabilities। liabilities मतलब ये मेरे को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। बट इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। सपोज सोच लो मेरा इनपुट टैक्स हुआ 20 रुपया और आउटपुट टैक्स हुआ 25 रुपया। तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये 20 रुपया मैं तुमको देने वाला है और तुम मेरे को 25 रुपया देने वाला है। तो एक काम करता है, हम लोग आपस में इसको सेटलमेंट कर लेते। तो इस सेटलमेंट को बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब, इफ योर आउटपुट टैक्स मच मोर ग्रेटर देन योर इनपुट टैक्स, देन आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, that is the exactly tax payable to the government। Everybody got it? Or I will show the demonstration।
इनपुट टैक्स कब होता है? इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज होता है। परचेज करने का टाइम में जो टैक्स देता है दैट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स। इट इज क्लियर? At the time of सेल्स जो होता है वो मेरा आउटपुट। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? टैक्स, ये जीएसटी मेरा क्या टैक्स है? It is the part of the indirect tax. तो इनपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज, आउटपुट टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल्स। और इसमें इनपुट टैक्स मेरा सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। सीए का मतलब है करंट एसेट्स। और आउटपुट टैक्स मेरा लाइबिलिटीज, LIA डॉट लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन आ रहा है इस जीएसटी का जो टैक्स है, जीएसटी को दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 लोकल, लोकल को बोल रहे हैं इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब जो लोकेलिटी में हो रहा है। और नंबर 2 में आ रहा है इसका मतलब वन टू अनदर स्टेट। वन टू अनदर स्टेट का बीच में जो हो रहा है इसको बोल रहा है इंटरस्टेट। दिस इज द मेन थिंग। और जीएसटी का टैक्स का जो प्रॉपर्टीज आ रहा है तो उस प्रॉपर्टीज का अंदर हम लोग कैसे काम कर रहे हैं देख लो। ये तो लोकल का मतलब इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट का मतलब है वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जीएसटी का प्रॉपर्टीज का मतलब, जीएसटी का प्रॉपर्टीज का अंदर तुम्हारा ये जो हमारा लोकल आ रहा है तो लोकल का अंदर मेरा टैक्सेशन आ रहा है। सीजीएसटी, एसजीएसटी। टैक्स को दो पार्ट में वो लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक सेंट्रल ले रहे हैं और एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो सी फॉर सेंट्रल और एस फॉर स्टेट। और इंटर स्टेट के लिए आ रहा है आईजीएसटी आ रहा है इंटर स्टेट के लिए। लॉजिक क्लियर? और एक चीज हो रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का अंदर अभी हम लोगों का कितना है? 7 है ना 9 है? 7 स्टेट्स है। उसका अंदर जस्ट लास्ट स्टेट को इंक्लूड किया है, दो तो एक्सक्लूड किया। एक है दिल्ली और एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ना पंडिचेरी? पंडिचेरी है।
दिल्ली और पंडिचेरी ये यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, बट दिल्ली और पंडिचेरी में हम लोगों को यूनियन टेरिटरी का अंदर होने के बाद भी इन लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली है और इन लोगों का खुद चीफ मिनिस्टर है। जैसे दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर है, पंडिचेरी का भी हमारा चीफ मिनिस्टर है। तो ये दोनों स्टेट में ये यूनियन टेरिटरी का रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग नॉर्मली ये CGST SGST का रूल्स को ही फॉलो करता है। बट अदर स्टेट्स लाइक अंडमान, गोवा, दमन दीव, लक्षद्वीप और ये सब जो स्टेट है, इसका अंदर लद्दाख भी इंक्लूड हो गया, तो ये सब स्टेट का अंदर वो CGST तो चलता है, CGST तो लोकल का है, तो इस जगह में CGST भी चलेगा और उसका साथ यूनियन टेरिटरी है तो IGST का जगह में ये लोगों का UTGST चलता है। UTGST का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी GST। मतलब जैसे ये नॉर्मल स्टेट के लिए CGST SGST होता है और UT का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी जो हम लोगों को 7 स्टेट्स है तो उसका अंदर ये CGST UTGST चलता है। एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस का अंदर आ रहा है हम लोगों को दिल्ली और क्या आ रहा है, दिल्ली और पंडिचेरी, ये दोनों स्टेट हम लोगों का यूनियन टेरिटरी के अंदर है, बट इसमें खुद लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर है, इसलिए ये लोगों का यूनियन टेरिटरी का रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये नॉर्मल स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल में नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पर जैसे CGST SGST चलता है उधर भी CGST SGST चलता है। तो और दूसरा स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी के अंदर है उन लोगों का CGST और UTGST होता है। लॉजिक क्लियर? किसी को कोई डाउट? शिवानी, सुमंजलि, any doubt? Then anybody can ask me. दादावली, देवेंद्र, निशा, शिवानी, स्नेहा, कोई डाउट? No, sir, no doubt. वेरी गुड। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे कि दिल्ली और पंडिचेरी यूटी के अंदर नहीं है। दिल्ली और पंडिचेरी यूनियन टेरिटरी का यूनियन अंदर टेरिटरी के है, अंदर नहीं है। बट इन लोगों का खुद पर्सनल चीफ मिनिस्टर है और जहां पर चीफ मिनिस्टर होता है उधर लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो इस कारण के लिए ये दोनों यूनियन टेरिटरी लिस्ट का अंदर, देखो तुम अभी यूनियन टेरिटरी खोलोगे तो उसका अंदर लिस्ट में है, दिल्ली का नाम है, पंडिचेरी का भी नाम है, बट ये दोनों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद चीफ मिनिस्टर है, इसलिए ये दोनों में यूनियन टेरिटरी का जो UTGST रूल्स है वो फॉलो नहीं होगा, इसमें नॉर्मल स्टेट जैसा CGST SGST फॉलो होगा। अजी क्लियर? कोई डाउट शिवानी? यस सर। ओके, नो सर। फाइन। थैंक यू सर। और ये है इसका मेन प्रॉपर्टीज का अंदर जैसे टैक्सेशन है, कुछ चीजों से का ऊपर GST काउंसिल होता है। इंडियन गवर्नमेंट GST काउंसिल स्टैब्लिश किया है। GST काउंसिल जो डिसीजन लेता है हर मंथ में उसका कुछ ना कुछ रूल्स चेंजेस होता है, तो उसी रूल्स को मान के चलना है। एक्चुअली ये मोदी जी का ड्रीम था, 1 नेशन 1 टैक्स। मोदी जी का ड्रीम था 1 नेशन 1 टैक्स। पहले हम लोगों को टैक्स का बहुत सारा पार्ट होता था, राइट। पहले बहुत सारा टैक्स होता था, जैसे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद फैक्ट्री से निकलने से पहले एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाता, फिर एक्साइज ड्यूटी चार्ज होने के बाद वो पहले क्या था, डबल टैक्सेशन होता था, टैक्स ओवर टैक्स। तो एक ही इसके कारण के लिए एक ही प्रोडक्ट का ऊपर 2-3 बार टैक्स चार्ज होने से, टैक्स का ज्यादा होने से प्रोडक्ट का वैल्यू भी ज्यादा हो जाता है। तो इसको बोलता है कैस्केडिंग इफेक्ट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट्स मींस टैक्स ओवर टैक्स, मतलब डबल टैक्सेशन होता था। जैसे पहले प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकालने से पहले एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो जाते थे, फिर उसके बाद वो
तुम्हारा वैट चार्ज होता था। फिर उसके बाद एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब एंट्री करता था ऑक्टी टैक्स बाय एंट्री टैक्स चार्ज होता था। तो एक ही प्रोडक्ट का ऊपर 3-4 बार टैक्स लगने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। ये कैस्केडिंग इफेक्ट्स का मतलब एक ही प्रोडक्ट का ऊपर जो बार बार टैक्स चार्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट्स। मतलब टैक्स का बर्डन ज्यादा हो जा रहा था, तो इसको भी रिमूव कर दिया जीएसटी। अब कुछ नहीं होता है, सिर्फ जीएसटी चार्ज होता है एक प्रोडक्ट का ऊपर। तो इसके लिए टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सिंप्लिसिटी हो गया। और इसमें जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है, जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट जीएसटी ने एग्जाम्प्टेड कर दिया, जैसे वेजिटेबल्स, एसेंशियल गुड्स, बेबी फूड्स ना, पेट्रोलियम अलग चीज है, आउट ऑफ द जीएसटी, वो आउट ऑफ द जीएसटी। तो ये सब चीज एग्जाम्प्टेड है। एग्जाम्प्टेड का मतलब इसका ऊपर जीएसटी लागू नहीं होगा कभी। जैसे वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, न्यूज प्रिंट्स, बेबी फूड्स, इसका ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट का ऊपर वो लोग 0% जीएसटी रखा है। अब कोई बोल सकता है एग्जाम्प्टेड और 0%, इसमें डिफरेंस क्या? 0% का मतलब वो भी एक टैक्स है। आज 0 है, कल 2-3-4% भी हो सकता है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस जारी करके वो 0 को दूसरा परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। बट एग्जाम्प्टेड जो बना के रखा है वो पार्लियामेंट का अपर जो पोजीशन है, लोअर जो पोजीशन है, सब पोजीशन में परमिशन लेने के बाद राष्ट्रपति का पास जाएगा, राष्ट्रपति उसमें स्टैंपिंग करेगा, देन वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। उसको कोई राताराती चेंज नहीं कर सकते। बट पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस जारी करके वो एक रात के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, बट वो एग्जाम्प्टेड को हाथ नहीं लगा सकता है। और दूसरा है कुछ प्रोडक्ट का ऊपर 1%, 5%, किसी का ऊपर में 12%। बेसिक रेट ऑफ परसेंटेज बोलोगे तो बेसिक रेट ऑफ परसेंटेज रखा है 5%, 12%, 18% और 28% रखा है लग्जरी टैक्स का ऊपर। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ परसेंटेज जीएसटी का। और ये 5% का मतलब पूरा 5% में नहीं जाएगा, इसमें 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी, 18 में 9%, 9%, 12 में 6%, 6%, 28 में ये तुम्हारा 14%, 14%। और इसमें तुम्हारा बुक्स में तुम नेट में जाके सर्च करोगे जीएसटी प्रोडक्ट विद परसेंटेज वाइज, तो तुमको दिखा देगा, एक लंबा लिस्ट आ जाएगा। ये प्रोडक्ट 5% के अंदर है, ये प्रोडक्ट 12 के अंदर है, वो कैटेगराइज दिखा देगा। और नेट में तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगा। लॉजिक क्लियर? ये तुम लोगों का बुक्स में भी दिया, किसी का पास है पार्ट 2 का बुक? दो, मैं दिखा दे रहा हूं। जिन लोगों का पास तुम लोगों का पार्ट 2 का बुक है, मैं बोल रहा हूं पेज नंबर को ओपन कर लो, वहां से देख पाओगे। ये तुम लोगों का देखो जीएसटी कंपोनेंट्स जो दिखा रहा है, जीएसटी कंपोनेंट्स में ये तुम्हारा जीएसटी कंपोनेंट्स में देखो, कंपोनेंट्स में जीएसटी प्रॉपर्टीज में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को देखा है। जीएसटी कंपोनेंट्स में बुक्स का एकदम स्टार्टिंग में देखो तो ये जीएसटी मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इसमें और एक चीज दिखाना चाहिए था जो नहीं दिखाया, जो मैंने दिखा दिया, यूटीजीएसटी। देखो मैंने सीजीएसटी दिखाया, एसजीएसटी दिखाया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी तीनों को दिखाया, और आईजीएसटी और इंटरस्टेट के लिए। तो वो लोग बुक्स में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दिखा के छोड़ दिए। बट इस लिस्ट का अंदर मेरा हिसाब से यूटीजीएसटी को भी दिखाना चाहिए था, वो लोग नहीं दिखाया। और पेज नंबर 2 में रेट ऑफ जीएसटी दिखाया, एग्जाम्प्टेड जैसे जूट, फ्रेश मीट, मिल्क, फ्लावर, ये सब का ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और सर्विसेज जैसे होटल्स, लॉजेस, इसका टेरिफ, होटल व लॉजेस का भाड़ा जिसका 1000 का नीचे है उसका ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्या बोलो? 1000? हाँ, होटल का, होटल पर डे के लिए जिसका तुम्हारा
लॉज व होटल का टेरिफ का मतलब रेंट, ये 1000 का नीचे है, ठीक है। तो उसके लिए जीएसटी चार्ज नहीं होता है। 0.25% ये तुम लोगों का जो होता है ना, राफ डायमंड होता है, जो डायमंड कटिंग का पहले जो होता था उसका ऊपर चार्ज होता है। गोल्ड और ऑर्नामेंट्स व ज्वेलरी के ऊपर 3% आता है। 5% बोल रहा है अपरेल बिलो 1000। अपरेल का मतलब समझ में आता है, गारमेंट्स, गारमेंट्स होता है अपरेल का मतलब। फुटवेयर जिसका शूज 500 का नीचे है, जैसे तुम खादिम व सीलेदर्स में चला जाओ, 500 का नीचे कोई शू खरीद लो, देखो 5% चार्ज कर, 2.5 सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी बिल में चार्ज कर। तो उस दिन मैं सीलेदर से एक शू खरीदा था, तो वो 1200 के ऊपर हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो 5% का जगह में वो 18% चार्ज कर दिया। 18 का मतलब वो बिल में 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी चार्ज कर दिया। और तुम्हारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का ऊपर भी ये 5% रखा है। नॉन एसी होटल्स जो है, जिसका वो 1000 का ऊपर जाएगा तो 12% चार्ज करेगा। एसी होटल्स होगा तो 18% चार्ज करेगा। 28% वो पान मसाला गुटखा ये होता है ना, तो ये सब चीज का ऊपर रखा है। मूवी टिकट्स, जैसे आइनॉक्स में तुम मूवी देखने जाओगे तो 100 का ऊपर हो जाएगा तो जीएसटी 28% चार्ज कर देगा। और 28 प्लस सेस, जैसे पान मसाला गुटखा अलग अलग प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर, टोबाको का ऊपर चार्ज कर। और लग्जरी गुड्स का ऊपर भी 28% जाता है। तुम छोटा मोटा टीवी खरीद लो, एलईडी एलसीडी टीवी, वो 15,000 16,000 का अंदर है। बट मैं उस दिन देख रहा था 18,000 ना 19,000 का सीलिंग कर दिया, उसका ऊपर कोई एलसीडी व एलईडी खरीदोगे तो उसका ऊपर लग्जरी टैक्स मतलब 28% टैक्स चार्ज हो जाता है। तो ये है नॉर्मल रूल्स। और अब क्वेश्चन आ रहा है, ये टैक्स जीएसटी का कौन बिजनेसमैन इसका आवता का अंदर आ रहा है, मतलब इंक्लूड हो रहा है। कोई भी रास्ता में छोटा मोटा दुकानदार है तो वो तो इस लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मल रूल्स नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट है, जैसे आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब स्टेट छोड़ के नॉर्मल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए और नॉर्मल स्टेट ऑफ इंडिया के लिए रूल्स रखा हुआ है। पहले 20 लाख वो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर होता तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बेसिस में होता था, बट ये 20 लाख को इंक्रीज करके अभी 40 लाख कर दिए। और गुड्स के लिए, नॉट सर्विस के लिए, ओनली फॉर गुड्स, ओनली फॉर गुड्स के लिए। अच्छा, बिजनेस का दो टाइप होता है, एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए नॉर्मल जो था वही है, बीसी था। बट जो लोग गुड्स लेके ट्रेडिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 40 लाख 40 लाख का ऊपर गया तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बेसिस हो जाता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद 7 दिन का अंदर उसको जीएसटी टिन नंबर मिल जाएगा। 10 डिजिट्स का जीएसटी टिन नंबर मिलता है। और ये टिन नंबर का पहला 2 जो डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए 1927 और महाराष्ट्र के लिए इस तरह से अलग अलग कोड अलग अलग स्टेट के लिए रखा हुआ है। तो ये चीज अच्छी तरह से तुम लोग नोट डाउन कर लो। जीएसटी जो ऑल बिजनेसमैन के लिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जिसका टर्नओवर बोलता है, क्या बोलता है? अच्छा, टर्नओवर ये लैंग्वेज तुम लोग को समझ में आता है? टर्नओवर इज ओनली फॉर सेल्स, नॉट द परचेज। प्रीवियस ईयर में जिस बिजनेसमैन का टर्नओवर फॉर द, जो बिजनेसमैन ट्रेडिंग गुड्स के लिए काम करते हैं, नॉट द सर्विस। तो टर्नओवर, जिन लोगों का टर्नओवर कितना बोला, ग्रेटर देन 40 लाख फॉर गुड्स, तो जो बिजनेसमैन का टर्नओवर 40 लाख हो तो 40 लाख का ऊपर जा रहा है प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर जिन लोगों का 40 लाख का ऊपर गया तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी।
और जिन लोगों का सर्विस है, सर्विस के लिए ये है 20 लाख। सर्विस के लिए तो 20 लाख है अंकित अभी। तो याद रखना गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस, जैसे किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये बोलता है ना मैन पावर सप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग, ड्राइवर आया नाट सप्लाई करता है तो वो सर्विस हो गया। बा कोई बोल रहा है वो तुम्हारा ऑडिट फर्म खोल के बैठा है, सीए फर्म खोल के बैठा है, कोई कंसल्टेंसी फर्म खोल के बैठा है, कोई एएमसी का फर्म ऑफिस खोल के बैठा है, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए टर्नओवर 20 लाख और जो गुड्स का ऊपर बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए 40 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? स्नेहा, शिवानी, सुमंजलि, दादा वैली, everybody is getting clearly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is there any doubt Yes, that sir. anybody can ask me? Yes. So मैं पूरा लिख कर दिखा दे रहा है, इसलिए किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो टर्नओवर 40 लाख का ऊपर प्रीवियस ईयर में वो गुड्स के लिए और सर्विस के लिए 20 लाख, बट ये नॉर्मल स्टेट के लिए है। और नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट है जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, और अभी भी तो पहले कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर भी इसके साथ इंक्लूड था, अभी तो जम्मू कश्मीर में भी तो इम्प्लीमेंट हो गया जीएसटी। और कौन कौन स्टेट है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उन लोगों के लिए इसका सीलिंग रहा, गुड्स के लिए भी। इसमें तो गुड्स और सर्विस दोनों के तो 20 लाख रखा है उसमें। ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है, ये गुड्स के लिए इसका सीलिंग अभी कितना किया? ये 20 पहले था, पहले 20 था, उसको चेंज, हाँ तो ये वाला को 10 कर दिया अभी। तो ये सर्विस एंड गुड्स बोथ के लिए, इसमें गुड्स मेरा हिसाब से गुड्स एंड सर्विस बोथ को कर दिया। गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए कितना किया? 10 लाख कर दिया ना, इसको कर दिया 10 लाख हुआ, और एक होगा ना अब, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया गुड्स एंड सर्विस के लिए 10 लाख, और नॉर्मल स्टेट्स के लिए गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख। तो इन लोगों के लिए जीएसटीआर 01 एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन तुम सबमिट करोगे और उसका साथ कुछ चार्ज लगता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, जैसे लाइसेंस, तुम्हारा रेंटल का बिल, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। और तुम्हारा जो जगह में तुम बिजनेस कर रहे हो उसका लोकेशन का डॉक्यूमेंट प्रूफ, ये सब देने के बाद वो वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन ठीक ठाक हो जाएगा तो उनको जीएसटी नंबर वो प्रोवाइड कर देगा, तो उसको बोलता है जीएसटी टिन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद जीएसटी टिन नंबर उसको मिलेगा जो 10 डिजिट्स का है। जो नंबर देता है वो 10 डिजिट्स का देता है। क्या अंकित 10 डिजिट होता है? तो है 10 डिजिट क्या बोल रहा है? 15 डिजिट्स होता है और स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर होता है स्टेट कोड। इसमें देता है 15 डिजिट्स। जैसे वेस्ट बंगाल के लिए मैं एक नंबर डाल के दिखा दे रहा है, 19 से वो वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड है। हाँ तो इसका तुम लोगों का बुक्स में जो दिया उसको ही डाल के दिखा दे रहा है। सर बीच में जो 10 होता है वो पैन कार्ड नंबर होता है ना? हाँ बता रहे, ये तुम लोगों का बुक्स में, अच्छा तुम लोगों का बुक्स में थोड़ा करेक्शन कर लो, तुम लोगों का बुक्स में थोड़ा पुराना प्रिंट आउट है, पेज नंबर 4 में तुम लोगों का बुक्स में एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख लिखा था, तो 20 लाख को 40 लाख कर दो। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब वो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो तो 10 लाख कर दिया ना, तो जिसका बुक्स में 20 लाख है उसको 40 लाख कर दो, करेक्शन कर दे रहे हैं। हाँ जम्मू एंड कश्मीर को भी अभी इंक्लूड कर दो, और 20 को अभी 40 लाख कर दो, और 10 लाख तो ठीक ही है।
और तुम्हारा टर्नओवर इस अमाउंट का ऊपर जाने के बाद 30 डेज का अंदर इट इज कंपलसरी जीएसटी REG 01 जीएसटी REG 01 रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो करना कंपलसरी हो जाता है ना, तो कितना दिन के अंदर जीएसटी टिन नंबर तुमको 15 डिजिट्स का लेना पड़ेगा? वो है 30 डेज के अंदर। और ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के लिए ये है फॉर्म नंबर GST REG-01। ये तुम लोगों का बुक्स का पेज नंबर 5 का टॉप में दे दिया। GST REG-01 फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ेगा और ये फिलअप करने के बाद तुमको जल्दी से ये पैन नंबर का हिसाब से मिलता है। जैसे तुम लोगों का बुक्स में भी इसका एक नंबर का फॉर्मेट दे दिया, तो मैं उसको एक बार दिखा दे रहा है तुम लोगों के लिए। ये वाला 19 जो आता है ये स्टेट कोड आता है। क्लियर? उसका बाद तुम्हारा कंपनी का जो पैन नंबर होता है ना, पैन नंबर तो 541 होता है। 541 5 होता है अल्फाबेट, 4 होता है न्यूमेरिक और 1 होता है अल्फाबेट। तो इस फॉर्मेट का हिसाब से तुम्हारा पांच अल्फाबेट हो गया, उसका बाद 4 न्यूमेरिक, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। एक ही का अंदर लिख दिया मैंने। चार न्यूमेरिक और एक अल्फाबेट। तो ये हो गया टोटल हम लोगों का पैन नंबर। पैन नंबर कितना डिजिट का होता है? 10 डिजिट का हो गया। उसका बाद एंटिटी कोड। एंटिटी कोड इसमें 1 2 कुछ भी आ सकता है। बेसिकली एक पैन नंबर का अगेंस्ट में तुम कितना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो उसका ऊपर बेस करके ये 1 বা 2 आ सकता है। हो सकता है एक ही बिजनेसमैन का दो रजिस्ट्रेशन है, दो अलग अलग लोकेशन में, तो एक ही पैन नंबर के ऊपर बेस करके आएगा, तो तब उसका ये 1 বা 2 इस तरह से आ सकता था। पहले ये रूल्स फॉलो करता था, अब देख रहा है ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, ये चेंज भी हो रहा है। और एन अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट एक अल्फाबेट वो जनरेट करता है, जैसे जेड वगैरह दे देते। और उसका बाद चेक सम डिजिट्स, कोई भी एक नंबर को लोग दे देते, तो इसको बोलता है बाय डिफॉल्ट एक नंबर आता है। और चेक सम डिजिट्स जो इंटरनल एरर कुछ आएगा तो जीएसटी काउंसिल उसको खुद जाके चेकआउट कर सकता है, तो इसके लिए एक कोड रखता है। तो इस तरह का वो कोड को डिवाइड करता है 15 डिजिट्स के अंदर। और स्टार्टिंग दो कोड को बोलता है स्टेट कोड। ये दोनों को क्या बोलता है? स्टेट कोड बोलता है। और उसका बाद ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये पूरा पैन नंबर का पार्ट आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पैन नंबर तो कंपनी का पैन नंबर आएगा। पैन नंबर तो कंपनी का पैन नंबर, हाँ पैन नंबर आएगा। और ये जो जेड वगैरह आ रहा है, ये इसको बोलता है एन अल्फाबेट बाय डिफॉल्ट। ये रैंडम बेसिस में आता है। ये बाय डिफॉल्ट आता है ये नंबर, ये जेड वाला नंबर। और लास्ट का जो डिजिट आ रहा है, इसको बोलता है चेकसम डिजिट। ये चेकसम डिजिट इंटरनल एरर के लिए वो लोग काम में लगा। क्लियर? और उसका नीचे तुम लोगों का बुक्स में ही दे दिया, मैंने तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लोकल होगा तो CGST SGST, आउटसाइड होगा तो IGST। और IGST का साइड में और एक चीज देना चाहिए था, ये यूनियन टेरिटरी होगा तो क्या आएगा? IGST, UTGST। आउटसाइड स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर होगा तो UTGST आएगा। क्लियर? कोई डाउट? दादावली, स्नेहा, शिवाली,
एनी डाउट? No, sir. और पेज नंबर 6 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रूल्स दिया, ये रूल्स को अभी काट दो, ये रूल्स पुराना हो गया, ये रूल्स अभी फॉलो नहीं चलता। बुक्स में पेज नंबर 6 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रूल्स अप्लाई किया, इसको पूरा काट दो। नीचे जो स्ट्रक्चर दिया, ये स्ट्रक्चर अभी फॉलो नहीं होता है, पहले फॉलो होता था। तो मैं नया रूल्स बाद में लिख देंगे। अच्छा, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 6 का ऊपर में लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसको दो चीज में बोलता है जीएसटी काउंसिल, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, ये दोनों चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सपोज गुजरात में नैनो प्रोडक्शन हो रहा है और नैनो तुम्हारा सप्लाई हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो जिस लोकेशन में जा रहा है वो उस लोकेशन को फॉलो करके टैक्स चार्ज होता है, नॉट द प्रोडक्शन एरिया। तो दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सब लोग इसको लिख के रख सकते हो, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन मतलब जो लोकेशन में जा रहे हैं, साहब समझ में आ रहा है? जो लोकेशन में जा रहा है उस लोकेशन का ऊपर बेस करके टैक्स ऑलवेज लागू होगा बाय इंप्लीमेंट होगा। और जीएसटी का फाइलिंग और रिटर्निंग, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4, 9 ये सब था। अभी जीएसटीआर 1 है, 2 को तो मार्केट से एब्सोल्यूट कर दिया। जीएसटीआर 3, 3A, 3B, 9, 9B, इतना ही फॉर्म चल रहा है। जीएसटीआर 1, 2 अभी नहीं है। जीएसटीआर 2 को वो लोग मार्केट से हटा दे रहे हैं। अभी जीएसटी का जो ये जो फॉर्म और फाइलिंग का सिस्टम है, ये भी पूरा चेंज हो जाएगा 1 महीना के बाद। इसको जीएसटी सरल और सुगम बोल के दो सेटअप आ रहा है। तो सरल और सुगम जो इंटरनल सेटअप वो लोग बना रहे हैं जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन में जिसका रजिस्ट्रेशन है वो लोग जाके देख सकते हैं। अभी पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको बोलता है हाँ, उसको भी चेंज कर रहे हैं। हाँ, उसको भी चेंज कर रहे हैं, इसलिए अभी तक चालू नहीं है। उसको बोलता है सरल और सुगम। और अभी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 जो बोल रहे हैं, जीएसटीआर 2 प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जीएसटीआर 1 चल रहा है। जीएसटीआर 3, 3A, 3B और 9, 9A एनुअल रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न के लिए ये सब चल रहा है। तो जो तुम लोगों का बुक्स में ये नहीं दिया, जीएसटीआर 9 दिया, 9A, 9A, 10B और 3A, 3B है, राइट। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो चीज यहाँ पर एक्सेल शीट में लिख के दिखाया, किसी को कोई डाउट है इसका अंदर से तो मेरे को पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनीबॉडी कैन आस्क मी। बाद में मत बोलना जो ये जगह शायद ठीक से समझ में नहीं आया। किसी को कोई भी डाउट है बोल सकते हैं। वो अभी तक बताया नहीं, तो अभी जितना बताया उसी का बीच में पूछ रहे। किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बोल सकते। क्लियर? स्नेहा, दादावली, सुमंजलि, शिवाली? Yes, sir. Clear. एकदम क्लियर, वेरी गुड। Clear, sir. हाँ, गुड। अब आ रहा है रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा, तो जीएसटी का ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्टी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है रजिस्टर्ड डीलर और एक है अनरजिस्टर्ड डीलर। डीलर को एक्चुअली ये जो बिजनेस का टाइप है उसका हिसाब से तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का ऊपर बिलोंग्स करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो डीलर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या बोला? एक है रजिस्टर्ड और एक है अच्छा अनरजिस्टर्ड डीलर जीएसटी का अंदर नहीं आ रहा है। जो रजिस्टर्ड डीलर वही जीएसटी का टैक्सेशन का अंदर आ रहा है।
अच्छा, रजिस्टर्ड डीलर को भी और दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेगुलर और एक है कॉम्पोजिशन डीलर। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये जो रजिस्टर्ड डीलर है इसको भी हम लोग दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेगुलर डीलर और एक है कॉम्पोजिशन डीलर। अब रेगुलर डीलर तो रेगुलर बेसिस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस में टैक्स देना पड़ेगा। और जो रजिस्टर्ड डीलर है या रेगुलर डीलर है उन लोगों का जो बिल बनाएगा, बिल का ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखना पड़ेगा। टैक्स इनवॉइस बिल का ऊपर लिखना कंपलसरी है। किसके लिए है? वो रेगुलर डीलर के लिए ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। ये जो रेगुलर डीलर है उसको टैक्स इनवॉइस बिल का ऊपर कंपलसरी बेसिस में दिखाना ही पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस लिखना पड़ेगा। और जो रेगुलर डीलर है टैक्स इनवॉइस नहीं लिखेगा तो बिल एक्सेप्ट नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो टैक्स इनवॉइस लिखने का मतलब वो परचेस करेगा व सेल्स करेगा, उसको जीएसटी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करेगा वो मान के उसको आगे चलना पड़ेगा। जो रूल्स जो चेंजेस होगा हर मंथ में, एक महीना 2 महीना का बाद ही चेंजेस हो रहा है तो वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा उसका ऑडिट के लिए। बट अनरजिस्टर्ड डीलर को कुछ करने का जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पोजिशन डीलर कौन लोग होगा और रेगुलर डीलर कौन लोग होगा? जिन लोगों का टर्नओवर कैसे बोल रहे 40 लाख का, तुम लोगों का बुक्स में ये वाला दिया, ये वाला कहां पर दिया मैं बोल दे रहे, पेज नंबर 4 में दिया। तो ये वाला कॉम्पोजिशन स्कीम में जिन लोगों का 10 लाख 20 लाख 40 लाख का ऊपर जा रहा है वो तो रेगुलर डीलर बन जा रहा है। बट कॉम्पोजिशन स्कीम जिन लोगों का टर्नओवर 20 लाख का ऊपर और 1.5 करोड़ का अंदर हो रहा है तो वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता है। बट इट इज नॉट द कंपलसरी, इट इज द ऑप्शनल बेसिस। तो अब कोई पार्टी कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने से उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम में जाने से उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है और वो बिल का ऊपर टैक्स इनवॉइस दिखाने का भी जरूरत नहीं। बट उसका जो टोटल टर्नओवर हुआ, सपोज टर्नओवर बोला था 1.5 करोड़ का नीचे होना चाहिए, सपोज उसका टर्नओवर है 90 लाख, तो 90 लाख का ऊपर उसको 0.50% हिसाब से टोटल टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरर होगा और तुम्हारा इन केस ऑफ 1% इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरर करता है, उसको टैक्स देना पड़ेगा टोटल टर्नओवर के ऊपर 1%। और तुम्हारा 2.5 इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस का मतलब 2.5 5% टैक्स देना पड़ेगा। जो रेस्टोरेंट सर्विस होल्डर है, किसी का रेस्टोरेंट है तो उसका टर्नओवर तुम्हारा 1.5 करोड़ का अंदर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा। और कॉम्पोजिशन स्कीम में आने से भी उसको एक 3 नंबर मिलेगा और वो टैक्स देगा टोटल टर्नओवर का ऊपर 2.5 सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी। ये है रूल्स। और अदर डीलर्स जो है, अदर डीलर्स का मतलब वो मैन्युफैक्चर छोड़ के भी अदर डीलर जो होगा उसको भी 1% करके टैक्स देना पड़ेगा, 0.5 सीजीएसटी 0.5 एसजीएसटी। ये है नॉर्मल रूल्स जो तुम लोगों का बुक्स में पेज नंबर 4 में दे दिया, उसको मार्किंग कर लो। टोटल टर्नओवर का ऊपर 5% देगा और 1.5 करोड़ उसका लिमिट होना चाहिए उसका। अच्छा, कोई 1.5 करोड़ का ऊपर चला जाएगा तब वो ऑप्शनल कॉम्पोजिशन स्कीम में उसको रहने का परमिशन नहीं देगा, उसको रेगुलर बेसिस में देना पड़ेगा। और कॉम्पोजिशन के लिए वो लोग क्वार्टरली बेसिस में दे रहा था। पहले रेगुलर डीलर के लिए ये लोग
मंथली बेसिस में सिस्टम था, अब मंथली को उठा के क्वार्टरली कर दिया, बट कॉम्पोजिशन के लिए वो लोग क्वार्टरली का परमिशन दिया। और ये जो जीएसटीआर 1, 2, जीएसटीआर 3, 3B, 9, 9A, 9B, इसका ड्यू डेट जो था, जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट था 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसको 11 कर दिया। अभी पहले जो 10 था ना, उसको 11 कर दिया, 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 2 का 15 रखा था, जीएसटीआर 3 का 20th रखा था। एक्चुअली 20th का अंदर पूरा अपलोड कर देना पड़ेगा, तो इसलिए सब लोग 20th का पहले 17, 18, 19 का पहले ही कर देते, क्योंकि तुम इधर से अपलोड करोगे, परचेस का उधर से सेल्स का करेगा, दोनों को मैच करना है, कुछ गलती होगा तो फिर करेक्शन कर सकता है, इसलिए 19th का अंदर वो लोग ये सब आपस में कर लेते, और बाद में करोगे तो उसका ऊपर टाइम ओवर हो जाने के बाद कुछ पेनल्टी भी चार्ज हो सकता है। हाँ, लाइबिलिटी आएगा, अदरवाइज तुमको पेनल्टी चार्ज देना, पेनल्टी देके अपलोड करना पड़ेगा, तुम टाइम पर पेमेंट नहीं करोगे तो। क्योंकि जो परचेस किया है वो इनपुट का डेटा को डालेगा पोर्टल में, और जो सेल्स किया है वो आउटपुट का डेटा को डालेगा पोर्टल में, और पोर्टल में जाके इनपुट और आउटपुट का डेटा मैच होगा तब परफेक्ट है, और मिसमैच होगा तो फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये परचेजर को भी करना पड़ेगा, सेलर को भी करना पड़ेगा, तो ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा हमको। क्या बोले, बात समझ में? तो ये है हम लोगों का जीएसटी का नॉर्मल टेक्निक। और मेरा पास एक फाइल है, एक बार देख लेते हैं इसको। जीएसटी का और एक स्लाइड्स है, ये बहुत अच्छा है, देख लो एक बार। देखो, पहले जो मैंने तुम लोगों को एक्सेल शीट में दिखा रहा था वही लिखा है। टैक्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं ना, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का अंदर इम्पोज्ड ऑन पर्सन एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, समझ में? और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस, मतलब गुड्स एंड सर्विस का ऊपर जो टैक्स आता है ये तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है। मतलब ये हम लोगों का जो पेड टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी का हिसाब से होता है, जैसे सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, और ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करता है। जो हम बोल रहा था वही यहाँ पर प्रेजेंटेशन में देखा है। इसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या था पहले। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर लगता था। पहले सीएसटी था, कस्टम ड्यूटी था, और स्टेट का वैट था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, लक्सरी टैक्स था, ऑक्ट्री टैक्स बाय एंट्री टैक्स था। इतना टैक्स पहले था जीएसटी का पहले। समझ में आ गया? आप बोल रहे ये इनडायरेक्ट levies on goods and service और it will be replaced the major changes कर दिया, और सेंट्रल के लिए सीजीएसटी, स्टेट के लिए एसजीएसटी। ओके, ये तो मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर लिख दिए थे। और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मेन एडवांटेजेस क्या क्या है मुझे? इट विल रिप्लेस ऑल मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब टैक्सेस को चेंजेस कर दिया। इट विल रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? 2 मिनट पहले ही बताए थे। टैक्स ओवर टैक्स, मतलब जो टैक्स का बर्डन आ रहा था, एक ही प्रोडक्ट का बार बार टैक्स हो रहा था, उसको बोलता है कैस्केडिंग इफेक्ट्स। इट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को भी फ्लो को हल्का किया। वन इंडिया, मतलब वन नेशन वन मार्केट, सेमलेस फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशंस, एक ही प्रोडक्ट का सारा इंडिया में सेम चीज सेम रेट में बेचेगा। बिजनेस को बहुत बेटरमेंट मिल रहा है।
पहले क्या होता था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के बाद उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर वैट लगता था, तो प्रोडक्ट का वैल्यू देखो, इधर भी टैक्स छपा, इधर भी टैक्स छपा, छपने के बाद इधर इधर दूसरा वैट लगता था, एंटी टैक्स लगता था, और फिर हम लोग जब शॉपिंग करता था तो वो पूरा प्रोडक्ट इतना बार टैक्सेशन होने के बाद, ये इसको बोलता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। पहले मैन्युफैक्चरिंग होता था, फिर यहाँ से इधर आ रहा था, होलसेलर से रिटेलर में आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का हाथ घूम के आते आते एक ही प्रोडक्ट का चार बार करके टैक्स चार्ज हो जाता था। तो इसलिए बोल रहा है इनकम टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सबका छुट्टी हो गया। अब जीएसटी आने से यही बेनिफिट मिला। तो रेट ऑफ जीएसटी तो बोल दिया, 0%, एग्जाम रेट 5%, 12%, 18%, 28%, ये तो मैंने लिख कर दिखा दिया वहां पर, और वही चीज यहाँ पर दिखाया, 5%, 12%, 18%, 28%, और 28% बेसिकली लग्जरी टैक्स का ऊपर आता है। अच्छा, एक चीज बोल दे रहा है, जैसे तुम्हारा अल्कोहल, मीटर, केक, और एक प्रोडक्ट है, नाम याद नहीं आ रहा है, ये 4 प्रोडक्ट का ऊपर जीएसटी लागू नहीं हुआ। एक बोला इलेक्ट्रिक मीटर, अल्कोहल, पेट्रोल, और पेस्ट्री और केक्स, ये सब चीज का ऊपर जीएसटी कोई लागू नहीं हुआ। यहाँ पर होगा शायद, देख लेते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन कॉमन मैन, कॉमन मैन का ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस हुआ है और कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्रीमेंट हुआ, यही वाला 4 चीज, इसको लिख लो। बोल रहा है आइटम ऑन व्हिच जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, अल्कोहल, सॉरी वो केक नहीं है, गलती से मैंने केक बोल दिया, वो टोबाको है, टोबाको, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मीटर, ये 4 चीज का ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या? अल्कोहल, टोबाको, पेट्रोल, इलेक्ट्रिक मीटर। क्लियर? गुड। और ये तो रूल्स चेंज हो गया, तो इसको दिखाने से कुछ फायदा नहीं है। जीएसटी रिटर्न रेगुलर, एनुअल और फाइनल रिटर्न करना पड़ता है। 9 और 9A तो तुम्हारा फाइनल रिटर्न हो गया, और ये कंपोजिशन डीलर लोगों के लिए 9A ना 9B चलता है अभी, और नॉर्मल 9 चलता है रेगुलर डीलर लोगों के लिए। पहले तो जीएसटीआर 1, 2, 3 था, अभी तो चेंज होके जीएसटीआर 1, 2 और ठीक से नहीं हो रहा है अभी इम्प्लीमेंट, जीएसटीआर 3, 3A, 9, 9B, यही फ्रॉम मार्केट में चल रहे हैं अभी। और जीएसटीआर 8 में जो एनुअल रिटर्न कर रहा था, वो लोग जीएसटीआर 9 और 9A कर रहे हैं। और लेट फीस लिमिट 100 रुपया था, अब 100 को चेंज करके 50 रुपया कर दिया, मेरा पास जितना इंफॉर्मेशन है। पहले 100 रुपया चार्ज होता था लेट पे, तो अभी उसको 50 कर दिया, जितना इंफॉर्मेशन मेरा पास है अभी। और इसको भी एक बार देख लो, ये भी अच्छा बनाया था। अच्छा, इसमें देखो सर्विस लिखा है, बट ये सर्विस नहीं होगा, ये होगा सर्विसेस होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका भी वही सेम फ्लो दिखाया, जैसे बोल रहा था ना, गुजरात में नैनो तैयार हो रहा है, नैनो जा रहा है दूसरा स्टेट में, तो जिस स्टेट में जा रहा है उस स्टेट का ऊपर बेस करके वो इंप्लीमेंट होगा, जीएसटी का रेट क्या चार्ज करेगा। लॉजिक क्लियर?
इसमें पासवर्ड देके रख दिया था। CGST, SGST, RGST तो पहले ही बता दिया। तो जीएसटी का मेन फीचर्स है रजिस्ट्रेशन, रिटर्निंग फाइल, इनवॉइस मैच, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दैट इज द मेन मोटो। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद तुम परचेस कर रहा है तो इनपुट टैक्स, सेल्स कर रहा है तो आउटपुट टैक्स, फाइल रिटर्निंग करना है। तो इसलिए तो जीएसटीआर 1, 2, 3, 3A, 9, 9B, 9A। इनवॉइस मैचिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? कोई क्वेश्चन करेगा तो क्या आंसर देंगे? हमारा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा तो दैट मींस टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट। और उल्टा हो सकता है, आउटपुट से इनपुट टैक्स ज्यादा होगा तो टैक्स रिसीवेबल बाय द गवर्नमेंट। बट टैक्स गवर्नमेंट पैसा तो किसी के हाथ में नहीं देता है, तो वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, पैसा पड़ा रहेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा आउटपुट टैक्स ज्यादा आएगा तो इनपुट के साथ आउटपुट एडजस्टमेंट होगा। बट 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में भी वो पैसा एडजस्ट नहीं होगा। तो एक फॉर्म है जिस फॉर्म का माध्यम से तुम गवर्नमेंट को पैसा रिटर्न के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट के लिए वो 10 lakhs और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 20 lakhs जो था, ये 20 lakhs को अभी 40 lakhs कर दिया। क्लियर? बट एक गुड्स के लिए है और सर्विस के लिए 20 lakhs ही रखा है। और कंपाउंडिंग स्कीम के लिए जो बोला है वो 50 lakhs रखा है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो, ये देखो जैसे ये पहला 2 क्या बोलता है, स्टेट कोड बोलता है, उसका बाद ये पैन नंबर होता है और उसका बाद चेक सम डिजिट्स, डिफॉल्ट वैल्यू और ये वाला नंबर डिफॉल्ट जो आता है। तो ये है रजिस्ट्रेशन का बेसिक प्रोसेस जो मैंने अभी बोला था। तो इसके लिए तुम्हारा पैन नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टीन नंबर, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ्स, जिस जगह में तुम्हारा रेंटल ऑफिस है तो रेंट का बिल, ये सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन का टाइम में। और जीएसटी रिटर्न तो अभी अभी डिस्कस कर लिया। आउटवर्ड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो सेल करता है, और इनवर्ड सप्लाई का मतलब जो परचेस करता है, इसके लिए जीएसटीआर 2, और मंथली रिटर्न के लिए जीएसटीआर 3, और उसको 3B भी कर दिया कन्वर्ट, अभी 3 को हटा के 3B कर दिया। और कंपाउंडिंग टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 4, इस तरह से अलग अलग कर दिया। और 10th का डेट को चेंज करके 15 कर दिया। और एनुअल रिटर्न के लिए 9 और 9A कर दिया। 9A बेसिकली कंपोजिशन डीलर लोगों के लिए कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ रिटर्न तो अभी अभी बोल दिया ना, फ्रॉम जीएसटीआर 1, 2, 2A, 9, 9A, 9B, ये वाला पुराना स्लाइड्स था इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं किया। अभी 9 और 9A और 3 भी बाद में इंप्लीमेंट हुआ। तब उस टाइम में वो लोग जब बनाया था तब उस टाइम में ये नहीं था। रिटर्न प्रोसेस भी सेम है, जीएसटीआर 1, 2, जीएसटीआर 3B का अंदर से जीएसटीआर रिटर्न प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब जब तुम टैक्स देके परचेस किया, रिटर्न करने का टाइम में टैक्स देके ही तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। ये है रूल्स। आईटीसी का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो तो बोल दिया, आउटपुट और इनपुट का बीच में जो एडजस्टमेंट होता है। ये जो एडजस्टमेंट का रूल्स देखा है ये अभी पूरा काट गया, नया रूल्स इंप्लीमेंट हुआ, वो सिखा देंगे बाद में। पहले वैट था, अभी तो वैट को हटा के पूरा ही जीएसटी आ गया। आईटीसी तो समझ में आ गया तुम लोगों को, ये तो डिस्कस करने का जरूरत नहीं है।
और टैली का अंदर से जीएसटी कैसे करेंगे वो तो हम लोग टैली का अंदर जाके स्टार्ट करेंगे, अभी तो थियोरेटिकल पार्ट हो रहा है। तो ये आ रहा है टैली का पार्ट, नेक्स्ट क्लास से हम लोग टैली में कैसे जीएसटी करेंगे वो दिखा देंगे, ठीक है। तो आज जो थियोरेटिकल पार्ट बताया बुक्स में एक बार देख लेना, और जो अच्छा अच्छा 2-3 स्लाइड देखा वो 2-3 स्लाइड को मैं ग्रुप में बाद में छोड़ देंगे कल, ठीक है। तो उसको भी तुम लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। और नेक्स्ट क्लास से, आज तो हम लोग ये तुम्हारा डिस्कस कर लिया थ्योरी, नेक्स्ट क्लास से हम लोग टैली में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सीखेंगे। गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सर बीसी है। अटेंडेंस। हाँ अटेंडेंस कौन कौन है बोलो एक बार। सर स्नेहा। स्नेहा और स्नेहा 1 मिनट रुक जाओ, मैं अटेंडेंस दे देते। हाँ स्नेहा अटेंडेंस हो गया। और कौन कौन है? किरण प्रसाद है क्या? सुतोपा, सुतोपा है? किरण प्रसाद है? नहीं है। कौन नो है? सर। मुनि देवेंद्र, ओके। और किरण प्रसाद नहीं है, सुतोपा नहीं है, ठीक है। आज के डेटটা এখানে আছে, এখানে সাইন করলে। ओके स्नेहा थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। कल हाँ ज्वाइन करना है, मैम से बात करके ज्वाइन कर लो। हाँ दिक्कत है, मैम बिना परमिशन में घुसाने के लिए मना कर दिया, मैम से परमिशन लेके घुसना पड़ेगा उसमें। ओके गुड नाइट। ओ सीतामा मैम, मौसमी मैम, गियास सर, किसी का पास से परमिशन लेके बैठ जाना। सब निकल गया, फोन करके पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास से पूछ के बैठ जाना। गुड नाइट।